हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम पंचायत। मैं इससे पहले का जो टॉपिक था आपका वो ग्राम सभा से रिलेटेड था, उसे करा चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ग्राम पंचायत का है। इसमें आपको मैं ग्राम पंचायत का गठन और कार्य यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग के बारे में बताऊँगी। इसके रिगार्डिंग मैं आपको काफ़ी सारे नोट्स और क्वेश्चंस ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, जिसमें कि डिटेल में पूरा दिया हुआ था कि ग्राम पंचायत का क्या क्या है। तो ये वीडियो लेक्चर में आपकी बुक में से, जो कि मैंने आपको बताई थी रविंद्र शर्मा जी की बुक भारत में स्थानीय प्रशासन, उसमें से मैंने इसके नोट्स तैयार किए हैं। और मेरा ये बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको मोटे मोटे तौर पर ये समझा पाऊँ कि हमने जो नोट्स लिए पढ़े हैं या हमारे पास जो नोट्स हैं और जो हमारे पास बुक है उसके नोट्स को आपको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है और आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उन्हें कैसे याद करना है। मेरा मेन पर्पस देखिए, ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको समझाया जाए, है ना, लेकिन इसमें समझाने वाली क्या बात है कि इनको याद कैसे करना है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स आएंगे ये काफ़ी सिमिलर होंगे। जैसे ग्राम पंचायत का संगठन और संरचना, और पंचायत समिति में भी सेम, जिला परिषद में भी सेम, फिर इनके कार्य और शक्तियाँ भी सब में सेम सेम, मतलब वो टॉपिक थोड़े थोड़े चेंज होंगे और सेम चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो मेरा मकसद ये करवाना है कि आपको ये सब चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से कैसे याद करनी है, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको क्या लिखना है। तो आज का जो लेक्चर है वो ग्राम पंचायत के ऊपर है पहला। तो ग्राम पंचायत में मैं आपको जब ग्राम सभा पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ग्राम जो है तो ये स्वायत्त शासन इकाई के रूप में कार्यरत थे, और ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ पहले से डेवलप था। तो ग्राम सभा जो थी वो व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है, जबकि ग्राम पंचायत जो है वो उसकी एक कार्यकारी संस्था के रूप में, यानी कि ग्राम पंचायत एक कार्यपालिका संस्था के रूप में काम करती है। तो इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है। जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें इसका कार्यकाल सुनिश्चित कर दिया गया है। 5 वर्ष हैं। 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही इनके चुनाव कराए जाते हैं और नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। औसतन 2000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठित की जाती है। भारत में ग्राम पंचायत के एक रूपता नहीं है सदस्यों की संख्या के रूप में, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें जो पंचों की संख्या है वो जनसंख्या के आधार पर गठित की जाती है। मतलब कितने सरपंच तो होगा, एक सरपंच होगा, और पंच होंगे वो कितने होंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें, कि न्यूनतम संख्या 3000 की जनसंख्या पर तो 9 होंगे ही होंगे। मतलब कोई भी ग्राम पंचायत अगर गठित की जाती है तो 2000 की जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए, तभी जाकर ग्राम पंचायत का गठन होगा, उससे कम का नहीं हो सकता है। और पंच वहाँ बनाए जाएंगे जहाँ पर कम से कम 3000 जनसंख्या होगी। तो 3000 की जनसंख्या पर 9 पंच बनाए जाएंगे, और उसके बाद में प्रति 1000 पर 2 पंचों की वृद्धि, यानी कि 500 की जनसंख्या अगर होगी, बढ़ जाएगी, तो उस पर एक पंच का प्रावधान आ जाएगा। मतलब वहाँ पर एक पंच आ जाएगा। तो ये ग्राम पंचायत के बारे में आपको बेसिक चीज़, जब आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं, ग्राम पंचायतों को परिभाषित कीजिए या ग्राम पंचायत का अर्थ बताइए, तो आप उसके बारे में ये 5 बातें ज़रूर लिखेंगे कि ये पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है और एक गांव के ग्राम स्तर पर बनाई जाती है। ये एक ग्राम पंचायतें ग्राम सभा की कार्यपालिका संस्था के रूप में काम करती हैं, और इसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है, कितनी जनसंख्या पर गठित की जाती हैं, और सरपंच और पंचों का किस तरह से निर्धारण किया गया है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत का संगठन बताइए। ये आपसे 200 वर्ड्स में पूछ सकते हैं, 50 वर्ड्स में पूछ सकते हैं। मैंने जो इसका फ्रेम तैयार किया है ये 200 वर्ड्स के अकॉर्डिंग किया है। आपसे छोटा पूछा जाए तो इसके डिटेल्स कम लिखिएगा, पॉइंट पॉइंट लिख दीजिएगा, तो 50 वर्ड्स में बन जाएगा। ग्राम पंचायत के संगठन को लिखते समय देखिए, आप नीचे तक देख रहे होंगे मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं। ये 6 पॉइंट आपको लिखने हैं स्ट्रक्चर बताते समय। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना है आपको, पंचायत एक निगमित निकाय होती है। निगमित निकाय का क्या मतलब होता है कि पंचायत कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति
पर मुकदमा चलाया जा सकता है, वो किसी और व्यक्ति दूसरी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, संपत्ति बेच सकता है, संपत्ति रख सकता है। उसी प्रकार का जो स्टेटस है वो पंचायत का है। तो यानी कि पंचायत को एक व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाता है, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में देखा जाता है, निगमित निकाय के रूप में, जो कि जिस पर मुकदमा चला सकते हैं, जो दूसरों पर भी मुकदमा चला सकते हैं। मतलब एक संस्था को एक कॉर्पोरेट का रूप दिया गया है। दूसरी बात आपको इसमें लिखनी है कि पंचायत का वार्डों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी ग्राम पंचायत में वार्डों की न्यूनतम संख्या 9 होगी, यानी कि वो जो बात है कि 3000 की जनसंख्या पर 9 पंचों का होगा, तो वो हर पंच जो है वो एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करेगा। तो टोटल मिला करके 9 वार्ड तो न्यूनतम स्तर पर होंगे। उसके बाद में अगर 1000 की जनसंख्या होती है तो उस पर 2 वार्डों की वृद्धि कर दी जाती है। तो ये आपको तीसरा पॉइंट है पंचायत के सदस्य। पंचायत का जो देखिए स्ट्रक्चर है वो सरपंच, पंच और बाकी के जो सदस्य होते हैं उससे मिलकर पंचायत का गठन होता है। तो आपको इसमें और चीज़ें क्या लिखनी है कि जैसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए, पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए क्या योग्यताएं हैं, पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। तो इसमें आप बता सकते हैं कि वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी प्रकार के पूर्णकालिक या अंशकालिक वैतनिक पद पर कार्य ना करता हो, और नैतिक रूप से सक्षम हो, मतलब नैतिक रूप से किसी प्रकार की कोई उसमें ना हो, अपने पद से ना हटाया गया हो किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने के कारण, और किसी भी प्रकार की जो पंचायत से संबंधित पैसे के लेन देन या संविदा से संबंधित होते हैं तो उसमें वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार ना हो, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित ना हो, शारीरिक और मानसिक रूप से वो सक्षम हो, किसी भी न्यायालय द्वारा उसे अपराधी ना घोषित किया गया हो, और इस तरह की जो शर्तें हैं वो इसके लिए योग्यताओं के रूप में निर्धारित की गई हैं। तो चाहे पंच हों, सदस्य हों, उनको चुनाव के लिए ये शर्तों का पालन करना होता है। उसके बाद आपको बताना है इसमें ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन। ये पॉइंट राजस्थान के संदर्भ में बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ यानी कि राजस्थान में सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाता है, यानी कि पंचायत क्षेत्र के मतदाता जो होते हैं वो सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि मतदाता सरपंच का चुनाव ना कर पाएँ तो राज्य सरकार जो है 6 माह के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति को सरपंच नियुक्त कर देती है, और उसको उसी प्रकार माना जाता है जैसा कि निर्वाचित सरपंच को माना जाता है। उसके बाद में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का भी एक विशेष प्रावधान है राजस्थान के संदर्भ में। अगर आप देखें तो आपको ये भी लिखना इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए क्या होता है कि जो पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनमें से कम 1/3 द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में ये प्रस्ताव रखा जाता है, जो कि हम अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं सरपंच के विरुद्ध। तो इसके लिए जो बैठक ली जाती है, या कहेंगे उसके लिए बैठक आयोजित की जाती है, उसकी अध्यक्षता ग्राम विकास अधिकारी करते हैं, और 3/4 मत से अगर वो पारित हो जाता है तो उसे पद से हटाया जाता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि सरपंच के चुनाव के 2 वर्ष तक तो कम से कम अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। 2 साल से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो ये लाया जा सकता है, और अगर ये पास ना हो तो अगले 1 साल तक फिर नहीं ला सकते। ये कुछ शर्तें उसके साथ में जोड़ी जाती हैं। ये आप जब बुक पढ़ें तो मेरी आपको सलाह है कि आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़िएगा और अंडरलाइन करते जाइएगा, क्योंकि आगे जब कभी आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स देंगे और उसमें आपको आपके जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पंच या सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कितने सदस्य ला सकते हैं, कितनों की होने पर वो पारित माना जाता है, क्या 2 वर्ष से पहले आ सकता है, क्या अगर एक बार पारित हो गया तो 6 माह बाद ही दोबारा आ सकता है क्या। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अंडरलाइन करके रखिएगा कि नहीं 2 साल से पहले नहीं ला सकते। एक बार अगर ले आए और अगर वो फेल हो गया, मतलब वो नहीं पारित हुआ, तो अगले 1 साल तक फिर नहीं ला सकते। 1/3 प्रस्ताव देते हैं, 3/4 के बहुमत से वो पारित करना होता है। ग्राम विकास अधिकारी उस बैठक की अध्यक्षता करता है। ऐसे सब
आपको क्वेश्चंस इसके देखने चाहिए। मतलब इस एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आपसे अगर छोटा पूछा जाए 50 वर्ड्स में तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखना है आरक्षण व्यवस्था के बारे में। अच्छा, इसके बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको बाकायदा दो बार PDF में ये शेयर किया था कि आर्टिकल 243 के डिटेल्स हैं, ABCDEFGH, मतलब किस में क्या दिया हुआ है, तो आप उन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। और जब हम इनके बारे में लिखें कि जैसे पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए योग्यताओं के बारे में लिखें, या आरक्षण व्यवस्था के बारे में लिखें, या ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में लिखें, या उसकी स्थायी समितियों के बारे में लिखें, या और भी कुछ जो लिखें, तो आप उसमें पर्टिकुलर आर्टिकल को अगर मेंशन करेंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा, आपके मार्क्स उससे बढ़ेंगे। ये मैं आपको जब से पढ़ा रही हूँ तब से आपको समझाती आ रही हूँ कि जो भी संवैधानिक प्रावधानों की चीज़ें होती हैं उनके आगे अगर आप उस पर्टिकुलर संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख करते हैं, उस अनुच्छेद के बारे में लिखते हैं, या सूची अनुसूची के बारे में लिखते हैं, तो उससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। तो अच्छा इम्प्रेशन इस बारे में कि स्टूडेंट को नॉलेज है। तो आप ये सब याद कीजिएगा और इसके आगे अपने जब नोट्स बनाएं तो लिखते चलिएगा। आरक्षण व्यवस्था में 3 आरक्षण हमारे यहाँ दिए गए हैं, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित जाति और जनजाति को। तो महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने 50% आरक्षण दिया हुआ है, पिछड़े वर्ग को 21% आरक्षण है, और अनुसूचित जाति और जनजाति को उस ग्राम पंचायत में जो उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में दिया जाता है। मतलब जैसे SC ST की जितनी जनसंख्या है 20% है, 30% है, तो उसके अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। तो ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। जैसे आपसे पूछेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना आरक्षण दिया हुआ है, तो लिख देंगे 14%, 7%, क्योंकि सरकारी नौकरियों में इतने % का आरक्षण है। लेकिन आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो ये जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। उसके बाद आपको 5th पॉइंट है ग्राम पंचायत की बैठक और गणपूर्ति के बारे में। तो 15 दिन में एक बैठक करना ज़रूरी होता है। अगर विशेष परिस्थितियां हों तो विशेष बैठक का प्रावधान है कि अगर पंच मिलकर के सरपंच को बोलते हैं कि एक विशेष बैठक की ज़रूरत है तो वो बुला सकता है। गणपूर्ति 1/3 निर्धारित की गई है कि 1/3 सदस्य होंगे तो बैठक की गणपूर्ति हो जाएगी। 6ठा पॉइंट है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में कि कौन कौन सी स्थायी समितियां ग्राम पंचायत की होती हैं, जिसमें एक समिति होती है जो सामान्य प्रशासन के कार्यों को देखती है, दूसरी वित्त और कराधान यानी कि वित्त और टैक्स कलेक्शन से संबंधित जो होते हैं वो काम देखती है, तीसरी जो विकास और उत्पादन के कार्यक्रम होते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित उनको देखती है, चौथी शिक्षा को देखती है, 5वीं समिति ग्रामीण के पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कमज़ोर वर्गों का कल्याण, सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय से संबंधित होती हैं। तो ये 4-5 स्थायी समितियां गठित की जाती हैं जो कि पंचों की सदस्य जो पंच होते हैं उनकी सदस्यता से मिलकर बनती हैं। मतलब उन्हें सदस्य बनाया जाता है इसका, और ताकि स्पेसिफिक रूप से वो फोकस होकर उस पर काम कर सकें। तो आपको जब पूछा जाए ग्राम पंचायत के बारे में तो आपको ये 5 लाइनें पहले की लिखनी है। उसके बाद ग्राम पंचायत के संगठन पर आपको टोटल ये 6 पॉइंट जो है वो करने हैं। 50 वर्ड्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन्हें शॉर्ट में लिख देंगे, और अगर आपसे 200 वर्ड्स में पूछा जाता है तो आप इसको थोड़ा एलोबरेट कर देंगे, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। उसके बाद देखिए सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है ग्राम पंचायत के कार्य और शक्तियों को याद करने का, कि मतलब बहुत सारे काम जो हैं ग्राम पंचायतों के दिए हुए होते हैं तो उन्हें किस तरह से याद करना चाहिए। तो देखिए मैंने इसके 3 हेड आपको दिख रहे होंगे सामने, मैंने इसके 3 हेड बना दिए हैं। ग्राम पंचायत के वो कार्य और शक्तियाँ जो वो प्रशासनिक कार्य में करती हैं, दूसरा आर्थिक अवसंरचना से संबंधित, और तीसरा हेड है सामाजिक अवसंरचना से संबंधित। तो प्रशासनिक कार्य से तो आप अर्थ समझ गए, जो प्रशासन है ग्राम का उसको रेगुलर जो दैनिक कार्य होते हैं उनमें क्या क्या कार्य उनको करने होते हैं इस बारे में है। आर्थिक अवसंरचना से संबंधित कार्य हम किन्हें कहेंगे, ऐसे कोई भी कार्य जिनसे उस ग्राम विशेष की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती हो, उसका विकास होता हो, उसे संबल मिलता हो, या आर्थिक स्ट्रक्चर को वो किसी भी रूप में प्रभावित करता हो।
तो उसे कहेंगे आर्थिक अवसंरचना का निर्माण, यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। दूसरा एक हेड है सामाजिक अवसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो उस ग्राम पंचायत का जो समाज है, वहाँ जो लोग रहते हैं, उनके सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले सारे पक्षों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह हेड बनाकर भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी इससे इस तरह से बनाने से क्या होगा, आपको कामों को याद करना थोड़ा इजी रहेगा। उसके बाद आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मेरा ये फ़्लो चार्ट बनाने का मकसद ये है कि आपको ये काम याद करने में आसानी रहे। तो देखिए, जैसे प्रशासनिक कार्यों में अगर हम देखें तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए जो वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं, वार्षिक योजनाएं बनाना और पंचायत के विकास के लिए जो पंचायत में विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनाना, पंचायत का बजट बनाना, जो सामुदायिक भूमि होती है उसका नियंत्रण किस प्रकार से रखना चाहिए, पंचायत के अपने अभिलेख होते हैं, उनके संधारण और अनुरक्षण यानी कि उनका मेंटेनेंस और अपकीप कैसे करना है उन्हें, इस तरह की चीज़ें रखते हैं। उसके अलावा जनगणना का जो कार्य होता है वो पंचायतें करती हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रीकरण, जैसे रजिस्ट्रीकरण में आप देखेंगे जन्म, मृत्यु, विवाह, इस प्रकार का जो रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है उसके बारे में काम करते हैं। सर्वेक्षण कार्य करना, सर्वेक्षण कार्य किस संदर्भ में है कि मतलब भूमि, कृषि, राजस्व से जुड़े हुए जो होते हैं, सरकार अगर किसी तरह का डाटा मांगती है तो उसके सर्वेक्षण का कार्य पंचायतें करती हैं। उसके अलावा अपने पंचायत क्षेत्र में बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करने का कार्य भी पंचायतें करती हैं। तो ये पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में आते हैं, दैनिक जीवन से जुड़े हुए, मतलब एक पंचायत को मेंटेन करने के लिए कुछ सरकार की तरफ से ऑर्डर्स होते हैं उनके लिए। उसके बाद आता है आर्थिक अवसंरचना से संबंधित कार्य। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए जैसे उस टॉपिक से आपको समझ आ जाएगा, कृषि है, पशुपालन है, जो सोशल फार्मिंग है वो है, लघु सिंचाई है, खादी ग्राम कुटीर उद्योग हैं, पेयजल है, ग्रामीण आवास है। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं जो एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करती हैं, यानी कि किसी ग्राम की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। तो कृषि से संबंधित कार्यों में जैसे कृषि और बागवानी को किस तरह से प्रमोट करना है, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, बंजर भूमि का विकास कैसे करना है, चरागाहों का विकास और रखरखाव कैसे करना है, वो सारा काम करती हैं। उसके अलावा पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग के काम होते हैं, तो उसमें पशुओं की नस्ल का विकास या नस्ल वृद्धि किस प्रकार से करनी है, चरागाहों का विकास किस प्रकार से करना है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन अगर गांव में होता है तो उसका विकास किस प्रकार से करना है, वो सारे काम देखती है। उसके अलावा सामाजिक और मतलब सोशल और फार्म फॉरेस्ट्री का काम करते हैं। ये किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाता है, जो भूमि खाली पड़ी रहती है गांव में, उसमें उस प्रकार के पेड़ों को लगाना जो इकोनॉमिक रूप से गांव के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर खाली ज़मीन गांव में पड़ी हुई है तो पंचायत वहाँ पेड़ों को लगा सकती है जिनका इकोनॉमिक यूज़ हो, उनसे किसी प्रकार का प्रोडक्शन होता हो या उसकी लकड़ी बेची जा सकती हो, उस तरह की चीज़ें होती हैं। और फार्म फॉरेस्ट्री जैसे कि खेती जो कर रहे होते हैं उनके आसपास पेड़ लगा करके उन पेड़ों से इकोनॉमिक लाभ लेना, ये फार्म वानिकी में आता है। उसके अलावा जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, 50 एकड़ तक की जो सिंचाई की जाती है जलाशयों से, तो उसके लिए चेक डैम्स बनाना, छोटे तालाब बनाना, वो सारे काम पंचायत देखते हैं। खादी ग्राम और कुटीर उद्योग से जुड़े हुए उनको किस प्रकार से उन्नत करना है, फिर गांव में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, सेमिनार आयोजित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजित करना, औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना ताकि लोग प्रमोट हों इन चीज़ों से जुड़ने के लिए, कुटीर उद्योगों से जुड़ने के लिए। उसके अलावा ग्रामीण आवास और पेयजल में पेयजल कुएं, जलाशय, तालाब का निर्माण, मरम्मत, ऐसे सारे कामों को हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित करेंगे। तो वो सारे काम ये। उसके अलावा सड़कें, जल मार्ग, संचार साधनों का विकास, नालियाँ बनाना, पुलिया बनाना, ये जो सारे काम होते हैं ये भी पंचायतें देखती हैं। उसके बाद के जो काम हैं हम सामाजिक अवसंरचना से संबंधित कार्यों में देखेंगे, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण करना, यानी कि गांव में
बिजली की व्यवस्था हो, सार्वजनिक स्थान जो हैं उन पर प्रकाश व्यवस्था हो, और एक बार हो जाए तो उसका रख रखाव किस प्रकार से करना है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को उनका कैसे उन्नति होनी चाहिए, उनका रख रखाव कैसे किया जाना चाहिए, गोबर गैस संयंत्र वगैरह जो बनाए जाते हैं उनको किस प्रकार से उनका रख रखाव होना चाहिए, धूम्र मुक्त चूल्हों का जो विकास होता है उनका प्रचार प्रसार करना। उसके अलावा शिक्षा से संबंधित कार्य, प्राइमरी एजुकेशन, जैसे राजस्थान सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन पंचायतों को दे रखी है, तो उसमें प्राथमिक विद्यालय और उनके प्रबंध में योगदान देती हैं ये, जैसे कि छोटेपन जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें ग्राम के सहयोग से बैठकें आयोजित की जाती हैं, तो उनमें इनको गांव के जो पंच सरपंच होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनसे सलाह भी ली जाती है। इसके अलावा विशेष रूप से लड़कियां जो हैं वो पढ़ें, उनका नामांकन बढ़े, उनकी उपस्थिति बढ़े, इसके लिए भी पंचायतें प्रयास करती हैं। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसको भी आगे बढ़ाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का काम पंचायतें करती हैं। उसके अलावा ग्रामीण स्वच्छता में सामान्य स्वच्छता, सड़क, नाली, कुएं सबको साफ रखा जाए, शमशान और कब्रिस्तान जो भूमियाँ होती हैं उनका रख रखाव रखा जाए, ग्रामीण में अगर शौचालय बनाए गए हैं, पार्क बनाए गए हैं, स्नान घर बनाए गए हैं तो उनका रख रखाव किया जाए। इस तरह के जो काम होते हैं वो करते हैं। उसके अलावा परिवार कल्याण से जुड़े हुए कार्य, पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, जिसमें कि इन कार्यक्रमों को अगर सरकार प्रोत्साहन दे रही है तो उनको क्रियान्वयन करना। अगर किस प्रकार का पेंडेमिक होता है, महामारी होती है, जैसे अभी कोरोना है, तो उसकी रोकथाम और उपचार के जो प्रयास हैं वो पंचायतों द्वारा किए जाते हैं। उसके अलावा मानव और पशु टीकाकरण, मतलब जो वैक्सीनेशन होता है उसके लिए आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम जो होता है, अगर किसी प्रकार के हानिकारक जो व्यापार होते हैं जैसे ड्रग्स वगैरह का कोई होता है तो उसके बारे में अवेयर रहना, एटलीस्ट पुलिस को या प्रशासन को उसकी जानकारी देना। महिला और बाल विकास से संबंधित कार्य होते हैं जिसमें कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम है, पोषाहार कार्यक्रम है, मिड डे मील अगर चलता है तो उस कार्यक्रम की देखरेख करना, उसका सुपरविज़न करना, ये भी पंचायतों का काम होता है। उसके अलावा कमज़ोर वर्ग होते हैं, SC ST जो होता है, उनके वेलफेयर के लिए उनमें जागृति उत्पन्न करना, सरकार ने कौन सी योजनाएं उनके लिए लेकर आई हैं, उसमें उनको क्या बेनिफिट मिलता है, इन सब चीज़ों की जानकारी उनको देना, ये सारे काम भी पंचायतों के द्वारा किए जाते हैं। उसके अलावा PDS सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसके संदर्भ में भी पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं कि वो उसमें जन जागृति लाएँ, वितरण के संबंध में कौन कौन लोगों को उसका लाभ मिल सकता है और किस प्रकार से वो उठा सकते हैं इसके बारे में। और उसके अलावा जो PDS सिस्टम है उसकी मॉनिटरिंग का काम भी पंचायतें करती हैं। तो ये सारे कामों को आप सामाजिक अवसंरचना से संबंधित कार्यों में कर सकते हैं। तो ये आपके टोटल 3 हेड्स में मैंने इनको कंपाइल कर दिया है ताकि आपको इनको याद करने में आसानी रहे। सेम इसी स्ट्रक्चर पर हम पंचायत समिति के बारे में भी पढ़ेंगे कि पंचायत समिति क्या होती है, उसके बाद पंचायत समिति के संगठन के बारे में, उसके बाद पंचायत समितियों के कार्यों के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिपीटेशंस लगेगा, लेकिन मेरा ये वीडियो लेक्चर बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपको वो चीज़ें जो हैं वो कैसे अलग समझनी हैं और उनको किस तरह से याद करना है, ताकि जब एग्ज़ाम में लिखना हो तो आपको वो याद रहें। और दूसरा, उनमें से मैं आपको बीच बीच में बताती चलती हूँ कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इनमें से किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। आई होप आपने बुक ख़रीद ली होगी तो आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़िएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन मार्क कर दीजिएगा। कुछ आपको नहीं समझ आता है तो आपके पास मेरा नंबर है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मैं बहुत बार कह चुकी हूँ लेकिन आप में से कोई कर नहीं रहा है, कुछ क्वेश्चंस लिख करके अगर आप दिखाना चाहते हैं, उसकी आंसर राइटिंग किस तरह से की जानी चाहिए, क्या क्या मेंशन होना चाहिए, अगर आपको इससे रिगार्डिंग भी कुछ भी पूछना है आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। कल हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो पंचायत समिति पे होगा। थैंक यू सो मच।